हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। प्री क्लियर होने के बाद आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी ताकि मेंस में आप बेटर आंसर लिख पाए। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है आप उनको कैटर करवा सकेंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ एंटी रेप लॉज इन इंडिया। तो जो आपके हीनियस क्राइम है रेप, उसके अगेंस्ट में किस तरीके से एंटी रेप जो लॉ है वो इंडिया में बनी, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो हाल ही में हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सीजीआई है BR गवई जी, उन्होंने रेप लॉ के बारे में जो पास्ट में जो आपके जो भी इंसिडेंट्स थी उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। और इसमें जो आपकी चेंजेस है, चेंजेस मतलब क्या, जो आपकी पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट तक, देन पुलिस भी एसोसिएटेड है, सोसाइटी एसोसिएट है। सो सभी को क्या है इस तरह के जो हीनियस क्राइम है उसमें एक जो सेंसिटिविटी बरतनी है उसके बारे में ये आर्टिकल स्पेशली डिस्कस करता है। तो इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को भी देखेंगे और कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो पहला बात तो ये है कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और जो 1979 का तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट था एज ट्रबलिंग। क्यों ट्रबलिंग कहा है, इसको नोट किया बाय BR गवई जी। इट बिकम अ कैटलिस्ट फॉर नेशनल यूनिटी इन प्रोटेस्टिंग विक्टिम ब्लेमिंग। तो इसमें क्या था, आपका नेशनल यूनिटी आ गया था इन प्रोटेस्टिंग विक्टिम ब्लेमिंग। जो 1979 में जो केस था, इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली कस्टोडियल रेप का ये केस था। और ये जो वर्डिक्ट था, कस्टोडियल जो रेप का केस था, इसका जो वर्डिक्ट था उसमें जो पुलिसमैन था उसको एक्यूट कर दिया गया था, मतलब छोड़ दिया गया था। ये एज्यूम कर लिया गया था कि जो आपका सबमिशन है इक्वल टू कंसेंट ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंस। तो जो रेप हुआ था, कस्टोडियल रेप जो था आपका ये महाराष्ट्र में, तो उसमें क्या हुआ, जो जिसके साथ ये आपका क्राइम हुआ, कस्टोडियल रेप हुआ, तो उन्होंने आपका रेजिस्टेंस नहीं दिखाया था, अपने आप को सबमिट कर दिया था। तो इसीलिए इसमें ये एज्यूम कर लिया गया कि सबमिट कर दिया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कॉन्सेंट है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसी के इर्द गिर्द है कि अगर कोई नो नहीं कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसेंट दे रहा है। तो नो डजंट इम्प्लाई कंसेंट, सबमिशन डजंट इम्प्लाई कंसेंट, क्योंकि कस्टडी में जब कोई महिला रहती है तो ऑलरेडी वो वल्नरेबल पोजीशन में रहती है, तो वो क्या है, डर के मारे भी रजिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए कंसेंट को क्या माना जाए कि किसी ने नो नहीं कहा, इसका मतलब क्या, ये कंसेंट है। यस भी तो नहीं कहा, तो इसीलिए क्या है, जो कंसेंट है उसको प्रॉपर यस के साथ जो आपका फिजिकल रिलेशन बनेगा दैट विल बी ओके रिलेशन, कि ओके है, उस फिजिकल रिलेशन में कंसेंट है बाय दी वुमेन। बट अगर आपके नो नहीं कहा है, नो कहा है तो नो ही है, तब तो रेप है ही। लेकिन अगर नो नहीं कहा है और ऐसे एक पावरफुल आदमी है, तो अभी जो आपका पुलिस स्टेशन है उसमें जो भी आपके ऑफिसर्स है या फिर जो आपके बटालियंस है या फिर जो भी है जिसको अरेस्ट करके लाया गया है उसके तुलना में तो वो क्या है, पावरफुल है। तो इसीलिए बहुत समय पे जो भी आपका एक्यूज रहता है जिसको जेल पुलिस स्टेशन पे लाया जाता है, वो बहुत समय पे क्या है, आपके टॉर्चर के डर से ही अपने आप को सबमिट कर सकता है। तो इसीलिए जो पुलिस के सामने जो जैसे एक कोई आपका एक्यूज्ड है,
तो पुलिस उसको मारेगी पीटेगी, इसलिए क्या है कभी वो क्राइम नहीं किया उसके लिए भी वो हाँ एक बार हाँ भर देता है, लेकिन उसका कोर्ट में एडमिसिबिलिटी नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस के आगे जो आपके बयान दिया जाता है उसमें फोर्स हो सकता है या फिर डर हो सकता है, उसमें ड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसीलिए वही चीज सेम चीज जो है अप्लाई होती है महिला के ऊपर भी। तो जो महिला एक्यूज्ड है जिनको अरेस्ट करके ले जाया गया है और उसके बाद अगर वो रजिस्टर नहीं कर रही है, इट डजंट मीन कि वो कंसेंट दे रही है। तो वही चीज़ इसमें देखना है। तो पास्ट के जो आपके जजमेंट में जो वर्डिक्ट आया था इसके आपके तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जजमेंट में, तो ये ट्रबलिंग है ऐसा कहा CJI BR गवई जी ने। तो सबमिशन क्यों दिया गया? क्योंकि डर में थी, जो महिला थी वो डर में थी जिनके साथ ये वायलेंस हुआ था। अब इसमें हिस्टोरिकल माइलस्टोन एंड रिफॉर्म्स अगर देखें तो इसमें और एक केस है 1972 का मथुरा केस। तो इस केस में भी क्या है, एक आपकी टीनेज ट्राइबल गर्ल थी जिनका आपका रेप हो गया था बाय अ पुलिस मैन एट अ पुलिस स्टेशन। और इनिशियली ये जो मथुरा पुलिस स्टेशन का जो पुलिस मैन जो था जो इसमें इन्वॉल्व था उसको एक्विटल कर दिया गया था बाय सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने बाइज्जत मतलब बरी कर दिया, साइटिंग हर हैबिचुएशन और टू इंटरकोर्स की उनका ऐसा हैबिचुएशन ही है। बाद में इसको हाई कोर्ट ने क्या किया, रिवर्स किया और देन सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल कर दिया इन 1979। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा आपका स्पार्क देखने को मिला, बहुत सारी आउटरीच देखने को मिली। और डिफरेंट आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट समय पे क्या किया गया आपकी इस तरीके से जो मतलब जिसमें नो नहीं कहा गया उसमें उसको कंसेंट मान लिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एन ओपन लेटर बाय 4 लॉ प्रोफेसर। तो 4 लॉ प्रोफेसर जैसे उपेंद्र बख्शी जी काफ़ी फेमस है, बाकी आपके जो भी नाम है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था द जजमेंट फॉर इग्नोरिंग क्लियर लॉ ऑन कंसेंट, कि जो आपके कंसेंट के ऊपर कोई क्लियर लॉ नहीं है, कि अगर नो नहीं कह रहा है, नहीं कह रही है अगर, तो उसका मतलब ये नहीं कि यस कह रही है। तो इसीलिए क्लियर यस होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के वजह से क्या है 1983 में इंडियन पीनल कोड में एंड एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि जो कस्टोडियल वायलेंस है, कस्टोडियल रेप है स्पेशली, उसको आपका एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस माना जाए, क्योंकि इसमें एक पावर का इम्बैलेंस देख सकते हैं। So this introduced custodial rape as a distinct offense, shifted burden of proof to the accused। तो जो burden of proof है वो accused को प्रूव करना होगा कि उसने कुछ नहीं किया है। अगर जो आपकी महिला है सफ़र जो जिस महिला ने सफ़र किया है, अगर वो कोई आपका आरोप लगाती है तो जो आरोपी है उसको प्रूव करना है। अभी तो ऐसा होता है कि जो जिसके जो जस्ट अ मिनट ओके तो इसको एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस करार दे दिया गया और जो एक्यूज रहेगा उसको प्रूव करना होगा कि उसने जो पर्टिकुलर एक्यूजिशन लगा है वो आपका फॉल्स है। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके विक्टिम के जगह पे एक्यूज को दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जो आपकी पुलिस है वो पावर में है, इसीलिए। नेक्स्ट 2012 में हम देख सकते हैं कि जो आपका दिल दहला देने वाला जो ब्रूटल असॉल्ट था ऑन अ 23 ईयर ओल्ड इन दिल्ली। तो इसके बाद क्या हुआ, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट लाए गए 2013 में, और जो रेप का डेफिनेशन है इसको सिर्फ आपके पेनिट्रेटिव एक्टिविटीज़ को ही रेप नहीं कहा गया, इसका एम्बिट को और बढ़ाया गया, इंक्लूडिंग नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट्स जैसे छेड़छाड़ करना, आपका मोलेस्ट करने की कोशिश करना, उस तरीके के जो बातें हैं उसको भी ऐड किया गया। और इंट्रोड्यूस किया गया डेथ पेनल्टी को भी। अगर कोई फैटल और आपकी वेजिटेटिव स्टेट केस अगर आता है तो वो चीज़ इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया, ताकि जो आपकी माताएं बहनें हैं हमारी उनको सिक्योर किया जा सके। 2018 में फिर से अमेंडमेंट लाया गया पोस्ट कथुआ एंड उन्नाव जो केस था उसके बाद, और इसमें क्या किया गया, स्पेशली डेथ पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया फॉर रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 12। तो जो अंडर 12 के साथ अगर रेप होता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी एग्रावेटिंग सिचुएशन है, काफ़ी ग्रीम सिचुएशन है, काफ़ी ब्रूटल होगा अगर ये आपका एज में वो भी इतना ज़्यादा माइनर हो। मेजर के लिए भी चेंज किया गया, माइनर के लिए भी चेंज किया गया है, मतलब एडल्ट के लिए और माइनर के लिए दोनों के लिए।
देन आपके जो इवॉल्विंग डेफिनेशन ऑफ कंसेंट है, तो कंसेंट को लेके क्या है, ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। तो अभी हाल में देखें तो पैट्रियार्कियल व्यू को देखा जा रहा है कि पैसिविटी को भी कंसेंट माना जाता है, कि पैसिविटी कोई किसी ने आपका सबमिशन कर दिया या फिर ना नहीं कह रहा है, तो उसको भी क्या है आपका उसको चेंज करना है। मतलब फिजिकल रिलेशन यस के साथ ही होना चाहिए, वही चीज इसमें कह रहा है। नो नहीं कहा इट डजंट मीन यस है। ओके, तो जो पावर इम्बैलेंस है उसको हमें समझना जरूरी है, कोआर्शन को समझना जरूरी है, वल्नरेबिलिटी को समझना जरूरी है, तो वो चीज इसमें दर्शाई गई है। तो इसमें अभी क्या है, फिजिकल वायलेंस की जगह साथ ही आपके साइकोलॉजिकल एंड सिस्टमैटिक फैक्टर्स को भी इसमें देखा जाएगा कि वल्नरेबिलिटी कितनी है, कोअर्शन है क्या, इम्बैलेंस है क्या पावर का, वो सभी चीज़ें। चैलेंजेस एंड गैप्स आप इसमें देख सकते हैं। डिस्पाइट रिफॉर्म्स, कितने ज़्यादा आप समय के साथ 72 के बाद से आपको बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। ओके, लेकिन 13 में आया, फिर आप 18 में आया, लेकिन फिर भी क्या है, आपका जो कन्विक्शन रेट है वो अभी भी काफ़ी कम है, 27 to 28 है फॉर रेप केस। और इसमें ये एक चिंता भी ज़रूरी है कि जो रेप के केसेस होते हैं उसमें काफ़ी फॉल्स केसेस भी देखे जाते हैं, वो भी देखना हमें ज़रूरी है। जो अपराधी है उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है, लेकिन जो निरपराधी है, इनोसेंट है, उसको कोई अगर आपका ट्रैप करता है तो वो भी इनजस्टिस है, वो भी हमें नहीं सहना है। तो हमें एक बैलेंस तरीके से इसको देखना ज़रूरी है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन देखें तो हाल ही में जो आपका मैरिटल रेप है उसको लेके भी डिस्कशंस चल रही है कि जो आपकी मैरिज के अंदर, तो मैरिज का मतलब ये मान लिया जाता है कि कंसेंट है, एनी टाइम जो है हस्बैंड है वो आपका क्या फिजिकल रिलेशन बना सकता है, मैरिज का यही मतलब है। तो उसका जो एम्बिट है उसको और बढ़ाया जाना है कि मैरिज डजंट मीन कि आपको लाइफ टाइम के लिए कंसेंट मिला है, उसमें भी येस नो की कंडीशन रह सकती है। तो वो उसका भी प्रोविजन अभी आने वाला है। तो वही इसमें आप देख सकते हैं 2020 ऑनगोइंग डिबेट ऑन मैरिटल रेप, जो एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 375। तो ये आपके जो रेप के लिए जो सज़ा है वो सेक्शन 375 में मेंशन की गई है। और इसमें एक्सेप्शन है कि मैरिटल रिलेशन में अगर कोई रहता है और फिजिकल रिलेशन बनाता है नो के बाद भी, तो उसको रेप नहीं माना जाता है। तो वो चीज़ को अभी बदलने की पहल की गई है। तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, आने वाले समय पे देखना है इसमें क्या होता है। बाकी हमने 2010 निर्भया केस के बारे में क्या चेंजेस आया और इसमें चेंजेस लाने के लिए कौन सा कमेटी था, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। जस्टिस वर्मा कमेटी याद रखिएगा बस। फिर 1990 से 2000 ये हमने नहीं देखा था। तो 1992 में भबरी देवी जी जो थी उनका गैंग रेप हो गया था। मुझे जहाँ तक याद है चाइल्ड मैरिज इस तरीके के जो चीज़ें चल रही थी उनके खिलाफ जो है भबरी देवी जी प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन जो पैट्रियार्कल माइंडसेट के जो थे उन्होंने इनका गैंग रेप किया था। उसके बाद इट लेड टू विशाखा गाइडलाइन। तो 1997 में क्या हुआ, विशाखा गाइडलाइन आया जिसके तहत वर्क प्लेस जो सेक्सुअल हैरासमेंट होती है अगेंस्ट वुमेन, उसके लिए पोश एक्ट को लाया गया इन 2013। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013, जिसके तहत क्या है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी है और वुमेन का जो सेफ्टी विद इन दी वर्क प्लेस है उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। बाकी हमने 70s और 1970s 80s का मथुरा केस जो है ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अभी चैलेंजेस क्या क्या है इस तरीके के जो केस आते हैं उसमें जुडिशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन का एक गैप देखा जाता है। लो कन्विक्शन रेट होता है ड्यू टू पोर इन्वेस्टिगेशन। तो अगर बेटर इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें क्या है, कन्विक्शन रेट और 5-10% बढ़ सकता है। विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं विक्टिम को वो बाद में पलट जाते हैं। डिलेज देखा जाता है, एवरेज 4 to 5 years लग जाते हैं। तो जस्टिस डिलेड अगर होता है तो जस्टिस डिनाई हो जाता है। तो इसीलिए एकदम क्विक जस्टिस नहीं देना है, क्योंकि जस्टिस हैरिड इज जस्टिस वैरिड। तो इसीलिए एक आपका स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर आपके जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले। बेटर चार्जशीट फाइल हो, बेटर इन्वेस्टिगेशन हो, बेटर सबूत कलेक्ट किए जाए ताकि जो अक्यूज्ड है
वो अगर एग्जैक्टली वो एक्यूज्ड है, इनोसेंट नहीं है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो पैट्रियार्कल जो बायस है वो जजमेंट में नहीं दिखना चाहिए, जो पास्ट के कुछ जजमेंट्स में देखने को मिला है। फिर एक सोसाइटल एटीट्यूड भी हम देख सकते हैं कि जब भी रेप तरीके का कोई आपका ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें विक्टिम को भी ब्लेम किया जाता है, एक स्टिग्मा रहता है, और इसीलिए क्या है, अंडर रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम भी है। ओनली 10 to 20% केसेस को ही रिपोर्ट किया जाता है। बाकी फैमिली ऑनर का एक बात रहता है, फैमिली रेपुटेशन का बात रहता है। बहुत समय पे तो आपके क्या किया जाता है, जो रेप की विक्टिम है, जो एक्यूज्ड है, उसी के साथ शादी भी इवन करवा दी जाती है। नेक्स्ट देखें तो सिस्टमेटिक इशू में कोर्ट जो है वो काफ़ी ओवरबर्डन है, इनएडिक्वेट है फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन है इन पुलिस, तो ये हम देख सकते हैं। फिर आप एक लीगल लूप होल भी देख सकते हैं, मैरिटल रेप का जो एग्जाम्पशन है। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्म चाइल्ड प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम है, वीक एनफोर्समेंट है ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई तो जाती है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक नाम से रहता है, बहुत समय पे स्लो काम करता है। पोस्ट रिफॉर्म चैलेंज देखी गई है कि डिस्पाइट स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज, क्राइम का रेट जो है वो कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ते जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी। बाकी कंसेंट क्या है, कस्टोडियल रेप क्या है, विशाखा गाइडलाइन क्या है, बीएनएस क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। बाकी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से अगर देखें तो एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट हम देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में ये डॉक्यूमेंट कर रहा है कि जो फंडामेंटल फिलोसॉफी है वो पैट्रियार्कल एंड कम्युनिटेरियन व्यू से, ऑफ ऑनर से, लिबरल फेमिनिस्ट व्यू की ओर जा रहा है कि हर इंडिविजुअल का राइट्स जो है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ओल्ड फिलोसॉफी को देखें तो उसमें ऑनेस्टी, मॉडेस्टी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन ऑनर एंड मॉडेस्टी के नाम पे हम किसी व्यक्ति का, स्पेशली वुमेन का जो इंडिविजुअल राइट है उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। न्यू फिलोसॉफी में क्या है, एक बॉडीली इंटीग्रिटी के बारे में भी मेंशन किया गया है कि एक अपने बॉडी के ऊपर एक इंसान का खुद का हक होना चाहिए, उसकी डिग्निटी बरकरार रहनी चाहिए और सेक्सुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से जो सेक्सुअल एन्जॉयमेंट है, जो सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन है वो कर सके। और इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। लॉजिकल फ्लॉ एंड करेक्शन अगर देखें तो जो भी फ्लॉ था उसको हमने देखा कि बाद में करेक्शन किया गया है और फ्यूचर में और भी इसको किया जाना ज़रूरी है। सो कंसेंट इज़ नाउ डिफाइंड पॉजिटिवली एज येस। तो अभी 2013 के लॉ लॉजिक से अगर देखें तो कंसेंट का मतलब है पॉजिटिव येस होना चाहिए, नॉट नेगेटिवली एज द एब्सेंस ऑफ नो। नो का एब्सेंस है, इट डजंट मीन कि इट इम्प्लाइड येस। नो मीन्स नो, यस मीन्स यस, और नो अगर नहीं कहा है इट डजंट मीन यस। डायमेंशंस में अगर देखें तो सोशल डायमेंशन में हमें जो रीइंफोर्स जो किया जा रहा है जेंडर नॉर्म्स को, तो उसको दूर करना है और दोनों ही जेंडर को इक्वली देखना ज़रूरी है। जो लॉ हम देखते हैं प्रोटेस्ट के बाद ही बनते हैं, तो उसको पहले बनाना चाहिए। प्रोटेस्ट के बाद बनते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि प्री लेवल पे गवर्नेंस फेलियर है। लीगली अगर देखें तो आईपीसी सीआरपीसी को हमें स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। आईपीसी सीआरपीसी मतलब जो भारतीय न्याय संहिता है, अभी तो आईपीसी सीआरपीसी के जगह पे आपके भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो गया है, ऑलरेडी लागू है ये। ओके, नेक्स्ट अगर देखें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल में भी जो CEDAW है, इवन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसको देखना ज़रूरी है। तो उसमें जो SDG गोल 5 है, जेंडर इक्वालिटी लाना ज़रूरी है। इकोनॉमिकली देखें तो अगर वायलेंस रहता है सोसाइटी में तो इससे क्या है, वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करने से कतराती है, डरती है, इसीलिए हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कम है। तो बढ़ाने के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो जुडिशियल एंड पुलिस को सेंसिटाइजेशन करना ज़रूरी है, जुडिशरी पुलिस दोनों ही सेंसिटाइज हो। एनफोर्स करना है टाइम बाउंड जस्टिस को, स्ट्रेंथन करना है जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, उनको सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, मेंटल सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, लीगल एड, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन करना ज़रूरी है। प्रमोट करना है कंसेंट कल्चर को, इफ़ देयर इज़ कंसेंट ओके गो कैरी ऑन, इफ़ नो देन स्टॉप। तो वो चीज़ हमें देखनी इसमें ज़रूरी है। तो अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, ये आर्टिकल भी जुडिशरी के ऊपर ही है कि क्यों लोअर जुडिशरी में। तो लोअर जुडिशरी कहे तो स्पेशली आपकी सब डिविजनल कोर्ट्स जो होती है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें क्यों बहुत ज़्यादा लिटिगेशन, पेंडेंसी एंड स्टेग्नेशन है, तो वो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे।
तो देखते हैं कि मेन आर्ग्यूमेंट और इसका सब्सटेंटिव पार्ट क्या है ऑफ दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में स्पेशली आपके जो लोअर जुडिशरी है तो उसमें क्यों बहुत ज़्यादा लिटिगेशन पेंडेंसी एंड स्टेग्नेशन है। तो इसका एक रीज़न आपका ये है कि नॉट जस्ट ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ जजेस, तो जजेस की शॉर्टेजेस की वजह से नहीं है, बट आर डीपली रूटेड इन आर्कियक प्रोसीजर की बहुत पुराना प्रोसीजर है, पोर कोर्ट मैनेजमेंट है एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दी जूनियर जुडिशरी। तो ये इसके मेन मुद्दे हैं कि जो लोअर जुडिशरी है, क्योंकि हमारे देश में जो लगभग 4-5 करोड़ केस पेंडिंग है, लगभग 5 करोड़ केस, तो वो क्यों पेंडिंग है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो काफ़ी आर्कियक है, काफ़ी लेंदी है। फिर कोर्ट में जो आपका मैनेजमेंट है केस का वो काफ़ी पोर है, वीक है। देन जो लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो नए जजेस आते हैं ना उसको उनको कोर्ट रूम का काफ़ी कम एक्सपीरियंस रहता है। इसके वजह से क्या है, आपकी डिले होती रहती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होने की वजह से पेंडेंसी जो है वो बढ़ता है। एक तो पोर टाइम मैनेजमेंट है, तो जजेस का जो क्वालिटी टाइम हो जाता है, वो जो क्वालिटी टाइम रहता है वो वेस्ट हो जाता है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक समॉन्स जो होता है उसको इशू करना, फिर आपके फ्रेश प्लान्स को बनाना, या फिर क्लैरिकल जो वर्क है वो भी जज को करते हुए दिखाई हमें पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, मॉर्निंग का जो प्रोडक्टिव मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम है वो इस तरीके के आपके जो नॉन कोर जुडिशियल फंक्शन है उसमें वेस्ट हो जाता है। फिर इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू जजेस वो तो है ही, क्योंकि जो आपके लॉ की पढ़ाई करते हैं उसके बाद आपके फिर से समझ लीजिए हर स्टेट में जो जुडिशरी एग्ज़ाम होता है, स्टेट जुडिशरी का जो एग्ज़ाम, जैसे आसाम में आसाम जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन है AJS, तो उसमें पढ़ाई के बाद बिना प्रैक्टिस के जब आपके एग्ज़ाम पास करके जज बनते हैं तो उससे क्या होता है, वो जॉब के अंदर सीखते हैं जॉब करते करते, तो उससे क्या होता है, जो केस होती है उसमें डिले होता है जजमेंट आने में, अगर आता भी है तो उसमें कोई फ्लॉज रहता आती है तो उसको फिर से अपील हो जाता है, तो उस तरीके का प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है। प्रोसीजरल बॉटलनेक्स इन द सिविल प्रोसीजर कोड, तो सिविल प्रोसीजर जो कोड है उसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर बॉटलनेक्स है, या फिर क्यों है, बिकॉज ऑफ आर्कियक लॉ है। इनइफेक्टिव मेडिएशन देखा जाता है, रिडंडेंट कूलिंग ऑफ पीरियड देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है उसमें 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया है, जो कि बहुत समय पे अननेसेसरी है, बहुत समय पे ज़रूरी भी है, बहुत समय पे अननेसेसरी है, क्योंकि जो कपल्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सालों से सेपरेट रहने लग जाते हैं। फिर कन्फ्लिक्टिंग स्टैच्यूट है, एक स्टैच्यूट आपका कुछ कहता है, दूसरा स्टैच्यूट में कुछ अलग प्रोविजंस है, तो उससे क्या होता है, चीज़ें और कॉम्प्लेक्स बन जाती है और समय लगता है और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। आर्कियक पार्टीशन सूट प्रोसीजर, तो जो सूट आपके इसमें ये हमें पर्टिकुलरली नहीं जानना है ये क्या है, लेकिन इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है या फिर इनएफेक्टिव आपकी एग्जीक्यूशन है, जो डिक्री दी जाती है उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, फिर से केस आ जाता है, तो उसी तरीके से क्या है, पेंडेंसी जो है वो बढ़ती रहती है। प्लस इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि कॉलोनियल समय पे अगर देखें तो उस समय आपके बहुत ज़्यादा लिटिगेशन नहीं हुआ करती थी या फिर केस कम हुआ करते थे, तो इसीलिए उस समय के जो आपके IPC CRPC का प्रोसीजर था वो उस समय के लिए सही था। लेकिन आज के समय पे मॉडर्न पॉपुलर डेमोक्रेसी में, इंडिया जैसे देश में जहाँ पे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहता है और सभी को ये आशा रहती है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, तो इसीलिए सब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और इसीलिए क्या है, आपका जो डिले है वो होता है। तो ये आर्कियक जो लॉ है, जो पुराना जुडिशियल प्रोसीजर एंड सिस्टम है, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए नए सिरे से नए सिस्टम को शुरू करना है, तो जो कॉलोनियल हैंगओवर है उसको दूर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लिटिगेशन काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, लैंड रिफॉर्म रिलेटेड जो लॉज आए थे उसके अगेंस्ट हो, या फिर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, एनवायरनमेंट के कंसर्न है उसको लेके हो, तो बहुत सारे जो रिफॉर्म के अटेम्प्ट है वो फेल हो चुके हैं। जैसे लॉ कमीशन का रिपोर्ट डिफरेंट समय पे डिफरेंट आपके सजेशंस को देता है जो फुलफिल नहीं हुआ है। फिर CPC अमेंडमेंट, इनमें भी आपकी काफ़ी सारी लेक्यूनास रह गई है। जो ट्रिब्यूनल्स क्रिएट किए गए हैं ताकि जुडिशरी का बर्डन को कम किया जाए, लेकिन ये खुद ही क्या है, आपकी बर्डन को कम करने की जगह इनका खुद का बर्डन ही क्या है, बढ़ गया है। फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन है,
लाइक लोक अदालत बनाना, देन आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत आपके कंसिलिएशन का सिस्टम लाना। तो ये सभी क्या है, बहुत हद तक जो जिस मोटिव से, जिस मोटो से इसको बनाया गया था, उसमें ये आपकी फेल रही है। पूरी तरीके से जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं आ पाया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो एक प्रोसीजरल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम देख सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लूप होल्स को, जो आपके लॉयर्स है उसको लूप होल्स को एक्सप्लॉयट करते हैं और केस को जो है और लंबा खींचा जाता है, जिससे क्या है, जो आपकी पेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, लैक ऑफ जुडिशियल विल, जो जुडिशरी का विल है वो भी कम देखा जाता है बहुत समय पे, वो भी एक इसका रीज़न है। जो कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत समय पे इनइफेक्टिव है, और इनइफेक्टिव होने की वजह से क्या है, आपकी जो समय है वो ज़्यादा लगता है। ओके, नेक्स्ट जो गैप है इन जुडिशियल ट्रेनिंग, उसको भी देख सकते हैं। स्टैट्यूटरी जो एम्बिग्विटी है, तो बहुत सारे स्टैट्यूट है जिसमें आपकी एम्बिग्विटी है, और एम्बिग्विटी होते ही क्या होता है, चीज़ों को सेटल करने में समय ज़्यादा लगता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं जो की टर्म्स है, उनको मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ही आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो एक तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कहता है कि एक्सेस टू जस्टिस, दैट टू इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस, सभी को मिलना चाहिए, इसीलिए आर्टिकल 39A भी लाया गया है। फिर आपका आर्टिकल 14 ऑलरेडी कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना है। फिर जस्टिस डिलेड इज जो जस्टिस डिनाइड है, तो अभी अगर जस्टिस डिले होता है इसका मतलब जस्टिस डिनाई हो गया। लोग आपके जो अंडर ट्रायल से जेल में, जिसको 2 साल की सज़ा काटनी है, 7 साल से जेल में है, जो विक्टिम है वो आपका गुजर चुका है, जस्टिस नहीं मिला है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, जो हमारा ट्रस्ट है जुडिशरी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, या फिर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो ब्रीच होता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान देनी है। तो सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो डिलेड जस्टिस इरोड पब्लिक फेथ इन दी जुडिशरी। पॉलिटिकली देखें तो जुडिशियल इनएफिशिएंसी इज फेलियर ऑफ गवर्नेंस। तो ये गवर्नेंस का क्या है, एक हम फेलियर भी देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस को भी बहुत कुछ करना होता है, जैसे आपके पूरा जुडिशियल सिस्टम को फिर से रिफाइन करना, जो आपकी लेक्यूनस है, जो कमी है, जो लॉजिस्टिक्स की कमी है, इन सभी को फिलअप करना, दीज आर वेरी वेरी नेसेसरी। और एथिकली देखा जाए तो क्या है, जस्टिस कार्डिनल वैल्यू है ऑफ एनी सोसाइटी, सो इट नीड्स टू बी सर्व्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर। इकोनॉमिकली देखें तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इरोड होता है, जो कैपिटल है लॉक्ड हो जाता है। सपोज किसी ने इन्वेस्ट करके रखा है, उसके ऊपर कोई केस हो गया उसके बिजनेस के ऊपर, तो कैपिटल जो है लॉक्ड हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रेस पे आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी से आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको क्या है, बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी सोसाइटी, पॉलिटी वगैरह का। वे फॉरवर्ड में हमें क्या देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने हैं। तो सेपरेशन ऑफ अभी पावर करना है कि कोर्ट में जो जुडिशरी का काम है, कोर्ट जुडिशियल फंक्शंस ही होने चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होनी चाहिए। प्रोसीजरल रिफॉर्म लाना है ताकि जो आर्कियक चीज़ें हैं उनको हम हटा सकें, और आर्कियक चीज़ों को हटा के हमें करना क्या है, इसमें स्पेशली आपके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। इट नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड। देन स्ट्रेंथन करना है एडीआर को, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को। ह्यूमन रिसोर्स को और आपका कैपेबल बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। और लेजिस्लेटिव जो क्लैरिटी है, इट नीड्स टू बी एंश्योर्ड। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो इसी तरीके से, और इसमें हमने पास्ट के क्वेश्चंस भी दिए हैं ताकि आप चीज़ों को ये समझ पाएँ कि कितनी ज़रूरी है पढ़नी बारीकी से। प्लस और भी डिफरेंट आर्टिकल हैं, तो 2 आर्टिकल में हमें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए और 8-10 आर्टिकल है जो आप खुद से पढ़िएगा। हमने इसको काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हिसाब से बनाया है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिल जाएगा, पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ पाएंगे। थोड़ी शुरुआती में थोड़ा कम समझ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो आर्टिकल रिपीट होती रहती है, तो उससे आपका जो समझ है वो बेटर बनेगा। तो इसी के साथ जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट रहता है तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही।